हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो सेक्शन 55 से 61 में एक्सप्लेन किया गया है। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अगर हमने समझना है तो जो पॉइंट हमने चैप्टर 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 14 में डिस्कस किया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें पहले से ही पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टी शामिल होती हैं। दोनों पार्टीज़ को अपने अपने प्रॉमिसेस पूरे करने होते हैं, तय की गई शर्तों के हिसाब से पूरे करने होते हैं। अगर उन दोनों में से कोई भी पक्षकार गलती करता है, कोई भी पार्टी गलती करती है, तो हम कहेंगे कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जो पार्टी गलती करती है उसे डिफ़ॉल्टर कहा जाएगा। दूसरा जो पर्सन, जो दूसरी पार्टी होती है, जो उसे पूरा करने में इंटरेस्टेड होती है, उसे एग्रीड पार्टी कहा जाएगा। यानी कि एक दोषी पक्षकार हो गया, एक पीड़ित पक्षकार हो गया। और जो दोषी पक्षकार और पीड़ित पक्षकार की सिचुएशन हो जाएगी तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि ऐसे केस में एग्रीड पार्टी को डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे और वो उन राइट्स को यूज़ कर सकेगी। सपोज़ ए ने एक ऑर्डर प्लेस किया, ए बायर है, उसने 50,000 की एक प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया बी को, तो यहाँ पर बी हो गया सेलर। अब जो ड्यू डेट है वो सपोज़ हमारी है, वो ड्यू डेट है 1 जनवरी, जहाँ डील को पूरा किया जाना है। ड्यू डेट पर ए प्राइस पे कर देता है और बी उसे गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, कंप्लीट हुआ समझा जाएगा। लेकिन अगर ड्यू डेट पर बी उन गुड्स की डिलीवरी ए को देने से मना कर देता है तो इस केस में क्या हो जाएगा? बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बी इस केस में डिफ़ॉल्टर हो गया और इस केस में ए क्या हो गया? वो एग्रीड पार्टी माना जाएगा और यहाँ पर ए को, एग्रीड पार्टी को डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट राइट्स मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बायर को सेलर के अगेंस्ट बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हमने इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। पहली सिचुएशन है जो वो हमारे इस चैप्टर की, वो है राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर। राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर, जैसा कि अभी हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया। ड्यू डेट पर 1 जनवरी को बी ने ए को प्रोडक्ट देना था, बी ने वो प्रोडक्ट देने से मना कर दिया, तो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्टर कौन हो गया? यहाँ पर डिफ़ॉल्टर कौन हो गया? सेलर यहाँ पर डिफ़ॉल्टर हो गया। और इस केस में जो यहाँ पर सेलर डिफ़ॉल्टर हो गया और यहाँ पर जो ए है वो क्या हो गया? हमारा एग्रीड पार्टी हो गया। यहाँ पर हम पहला पॉइंट ले रहे हैं कि ऐसे केस में बायर को सेलर के अगेंस्ट क्या राइट्स मिल जाएंगे। पॉइंट हमारा है राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर का मतलब अब यहाँ पर ए को बी के अगेंस्ट क्या राइट्स मिल जाएंगे। वो राइट्स कब मिलेंगे? उसके लिए सिंपल सिचुएशन है, अगर बी ड्यू डेट पर वो प्रोडक्ट, यानी कि सेलर ड्यू डेट पर वो प्रोडक्ट बायर को देने से मना कर देता है, उसकी डिलीवरी देने से मना कर देता है, उसको वो जो तय की गई शर्तों के हिसाब से डिलीवरी देने से मना कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो बायर है उसे क्या क्या राइट्स मिलेंगे उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो राइट यहाँ पर ए को, यानी कि बायर को मिलेगा, वो होगा सूट फॉर डैमेज ड्यू टू नॉन डिलीवरी। सेलर के द्वारा गुड्स की डिलीवरी समय पर ना दिए जाने की वजह से बायर का जितना भी नुकसान हुआ है वो सारे का सारा जेन्युइन लॉस यहाँ पर बायर को सेलर से कंपनसेट करने का अधिकार मिलेगा। वो उसके लिए सेलर उस पर दावा कर सकता है, उस पर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक हमारे यहाँ लॉ है जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट कहा जाता है। अगर हम चीज़ को ख़रीदने में, उसी चीज़ को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लिए हमारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एज ए बायर अपील कर सकते हैं कि सेलर को वही चीज़ उन्हीं शर्तों पे, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर हमें डिलीवर करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाए। और अगर कोर्ट को सही लगता है कि आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोर्ट के द्वारा ये तय किया जा सकता है कि वो सेलर को उसी कॉन्ट्रैक्ट को उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर पूरा करने के आदेश दे सकता है। लेकिन ये डिस्क्रिशन कोर्ट की होती है, जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही
अवेल की जा सकती है। फिर है रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। हमने कंडीशन एंड वारंटी डिस्कस किया। अगर हमारी वारंटी पूरी नहीं होती है, पोजेशन पीसफुल नहीं है, उस चीज़ पर हमारा अधिकार सही नहीं आ रहा है, उसमें हमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, सेलर के द्वारा ब्रीच ऑफ वारंटी किए जाने की सिचुएशन में अगर बायर का कोई भी लॉस होता है, इन दैट केस बायर कैन कंपनसेट दोज पर्टिकुलर लॉसेस जो ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से उसे फेस करने पड़े हैं, वो सेलर से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने जब चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि दो तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है एक्चुअल, 1 जनवरी को माल दिया जाना था, 1 जनवरी को माल नहीं दिया गया, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हमें 5 दिन पहले बता दिया गया कि सेलर हमें वो सामान नहीं देगा, यानी कि जिस दिन वो पूरा होना था उससे पहले ही हमें बता दिया जाता है कि वो सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल डेट पर भी ये पूरा होने वाला नहीं है, यानी कि एंटीसिपेट का मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कोई चांसेस है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी बायर को ये अधिकार होता है कि वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली डेट पर ही सेलर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, या वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन को, यानी कि 5 दिन पहले वाली सिचुएशन को एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि एक्चुअल जो डेट थी 1 जनवरी तक ला करके उस दिन तक वेट कर सकता है। दोनों में से किसी भी डेट पर वो सेलर के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना चाहता है वो इनिशिएट कर सकता है, वो उसके अगेंस्ट ले सकता है। फिर इसमें आता है एक पॉइंट, सुएट फॉर रिफंड ऑफ प्राइस। अगर बायर प्राइस दे चुका था, उसके बाद चीज़ें डिलीवर होनी थी लेकिन चीज़ें डिलीवर नहीं होती हैं, तो वहाँ पर सेलर से वो जितना पैसा सेलर को दे चुका है वो सारा प्राइस गुड्स का रिफंड के रूप में लेने का अधिकार रखता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था इस चैप्टर का, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। अगर हम इस सिचुएशन को अब रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर। राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर का मतलब अगर अब बायर गलती करता है, आप खरीदार हैं, आप बायर हैं, आपने सामान लेना था, ड्यू डेट पर सामान लेने से मना कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, चीज़ों का ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र वो कर चुका है लेकिन आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस जो पर्सन सेलर है उससे बायर के अगेंस्ट बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे। उसमें जो उसे सबसे पहला राइट मिलता है वो होता है सुएट फॉर प्राइस। सुएट फॉर प्राइस का मतलब कीमत के लिए दावा करना। ये उस सिचुएशन में होता है कि अगर सेलर गुड्स का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर चुका है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है, गुड्स का जो पोजेशन है वो बायर के कब्जे में आ चुकी हैं, गुड्स का पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन बायर के पास आ चुका है, लेकिन बायर जानबूझकर गुड्स का प्राइस पे करने में लापरवाही कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, सेलर उस केस में बायर पर केस फाइल कर सकता है और चीज़ों का जो भी प्राइस था उसको रिकवर करने के लिए बायर को वो फोर्स कर सकता है। या इसके अलावा अगर प्राइस पे करने के लिए कोई स्पेसिफिक डेट तय हुई थी, उस डेट पर बायर प्राइस पे नहीं करता तो भी सेलर को बायर पर केस फाइल करके प्राइस रिकवर करने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है वो है सेलर के अधिकारों में फाइलिंग सुएट फॉर डैमेजेस। फाइलिंग सुएट फॉर डैमेजेस का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेलर चीज़ों को तैयार करके बैठा है, गुड्स की डिलीवरी वो आपको कह रहा है कि बार बार कि ले लो, लेकिन आप जानबूझकर गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर रहे हैं, आप उसमें नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके द्वारा बायर के द्वारा गलत काम किए जाने की वजह से, नेग्लिजेंस किए जाने की वजह से सेलर का जितना भी नुकसान होता है वो उसकी असेसमेंट कर सकता है, जिसे असेसमेंट ऑफ डैमेज कहा जाता है। उसके हिसाब से उसका जितना नुकसान हुआ है वो बायर से रिकवर कर सकता है। और यहाँ जो चीज़ें उसको ध्यान में रखनी होती हैं कि सेलर कितनी अमाउंट कंपनसेट कर सकता है, कितना कंपनसेशन ले सकता है। अगर हम बायर हैं, हम गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर रहे हैं, तो सेलर का जितना भी जेन्युइन लॉस है वो जेन्युइन लॉस रिकवर कर सकता है। सेलर उन चीज़ों को संभाल करके रखने के लिए उनकी मेंटेनेंस पर जो खर्च करता है वो हमसे रिकवर कर सकता है। प्राइस इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट में पे किया जाना तय हुआ था, हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, बाकी इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे रहे हैं, उस वजह से उसका जो नुकसान हुआ है वो हमसे कंपनसेट कर सकता है। अगर उन चीज़ों को अब वो हमारे हिसाब से तैयार करके बैठा था लेकिन वो बाज़ार में बिक ही नहीं रही हैं क्योंकि हमारा ऑर्डर बिल्कुल अलग तरह का था, तो उस सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो असेसमेंट ऑफ डैमेज करेगा, अपने नुकसान का जेन्युइन कैलकुलेशन करेगा और वो कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट है वो हमसे रिकवर करने के लिए एज ए हम पर केस फाइल कर सकता है, बायर पर केस फाइल कर सकता है। तो ये अलग अलग सिचुएशन हैं जो आपको इसमें मेंशन करनी है कि राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर क्या होते हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट जिससे रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहा जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का बड़ा छोटा सा और सिंपल सा एक पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।